आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय होता हिंदी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आज कक्षा 8वीं के हिंदी विषय से पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ नामक कविता का भावार्थ समझेंगे। अर्थात मैं इस कविता को पढ़कर इसके अर्थ आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। यह कविता छत्तीसगढ़ का गौरव गान करते हुए छत्तीसगढ़ के बारे में कई सारी जानकारियां प्रदान करती हैं। इस कविता के जो लेखक हैं, कवि हैं श्री लखनलाल गुप्ता जी। कविता के बारे में जो परिचय दिया गया है, कविता में हमें क्या क्या जानकारियां मिलेंगी उसका परिचय हम देख लेते हैं। यहाँ पर येलो ब्रैकेट में, येलो बॉक्स में, जो पीले रंग का बॉक्स है उसी में, तो सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजमयी गौरव गाथा रही है। भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथों की धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नयनाभिराम छटाओं, सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। किसानों के मेहनत कश जीवन का प्रतीक, धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य जिन विविधताओं से पूरित और सुशोभित हो रहा है, उसे कवि ने अपनी कविता में सरस रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब इसके अर्थ समझ लेते हैं। उच्च गिरि कानन से संयुक्त। उच्च मतलब ऊंचा, गिरि मतलब पर्वत, कानन मतलब जंगलों से संयुक्त मतलब से घिरा हुआ। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि प्रदेश कई ऊंचे पहाड़ों और कई प्रकार के वृक्षों से एक अप्रतिम रूप को धारण किए हुए है। भव्य भारत का अनुपम अंश। भारत का यह एक अनुपम अंग है, यह प्रदेश है। अब आप लोग समझिए, भारत के कई राज्य हैं, तो उन राज्यों में से एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है। तो हमारे शरीर में जैसे कई अंग होते हैं, उसी प्रकार से भारत के भी अंगों में एक अंग छत्तीसगढ़ भी है। तो यहाँ पे इसी को बताया गया है कि भव्य भारत का एक अनुपम अंग या फिर अनुपम अंश है यह प्रदेश। जहाँ था करता शासन सुभग, वीर गर्वित गोंडों का वंश। तो आगे बताया गया है कि जहाँ प्राचीन समय में गोंडों का शासन हुआ करता था या फिर गोंडवाना साम्राज्य हुआ करता था। गोंड जाति के लोग या फिर गोंडवाना धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर शासन किया करते थे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इस प्रदेश में वीर गोंडों का शासन था। आगे है, नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। तो यहाँ पर नर्मदा नदी है, महानदी नदी है, शिवनाथ नदी है, आदि सरिताएं पूत ललाम। यहाँ पे कहा गया है कि नर्मदा महानदी शिवनाथ जैसी कई नदियाँ कलकल करती बह रही हैं और इस देश की शोभा बढ़ा रही हैं। प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। और आगे फिर रत्नपुर के बारे में बताया जाएगा, रतनपुर के बारे में। तो आप लोग इसका अगर संदर्भ प्रसंग की व्याख्या लिखें तो इन दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जब मिलाकर लिखेंगे तो आप लिखेंगे, संदर्भ में रहेगा प्रस्तुत पंक्तियाँ छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं। और अगर आप प्रसंग लिखें इस कविता का, ये जो 4 पंक्तियां हैं उनका,
प्रसंग लिखते हैं तो इसमें आप लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की विविधताओं से पूरित और सुशोभित राज्य का वर्णन किया है। व्याख्या की बात तो हमने पहले ही कर ली, फिर भी एक बार और बता दे रहा हूँ कि कवि लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कई ऊंचे पहाड़ों और कई प्रकार के वृक्षों से एक अप्रतिम रूप को धारण किए हुए है। भारत का यह एक अनुपम अंग यह प्रदेश है। इस प्रदेश में वीर गोंडों का प्राचीन समय में शासन हुआ करता था। नर्मदा महानदी, शिवनाथ तथा कई अन्य नदियां कलकल करती हुई यहाँ बहती हैं और इसकी शोभा बढ़ाती हैं। इतना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विशेष अगर लिखना चाहें तो विशेष में छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है, ऐसा आप विशेष लिख सकते हैं। अगली पंक्तियां हैं। रत्नपुर करता गौरव प्रकट, सुयश गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता गल्हा खड़ा उदार। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा रत्नपुर करता गौरव प्रकट। रतनपुर जो है, इसे रत्नपुर लिखा गया है, तो रतनपुर नामक एक स्थल है, प्राचीन स्थल है। तो रतनपुर के गौरव को प्राचीन मलार गान के द्वारा गाया जाता है। सुयश गाता प्राचीन मलार लिखा हुआ है ना, तो इसे आप कहेंगे रतनपुर के गौरव को मलार गान के द्वारा गाया जाता है। इस प्रदेश के नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता गल्हा खड़ा उदार। तो इस प्रदेश के पुराने दीवार इस प्रदेश के विकास और विध्वंस की कहानी कहते हैं। ऐसा यहाँ उन्नति और अवनति मतलब विकास और विध्वंस। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रतनपुर छत्तीसगढ़ का गौरव व्यक्त करता है, मलार छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्धि का गान करता है, गल्हा पहाड़ विकास और पतन का साक्षी बनकर अटल खड़ा हुआ है। ऐसा आप इसे कह सकते हैं। आगे है तीर्थ थल राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। इसमें इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ के तीर्थ स्थलों में राजिम व शिवरी नारायण अत्यंत पुनीत स्थान है। तीर्थ स्थल राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, अर्थात तीर्थ राजिम जो तीर्थ स्थल है वह परम पुनीत है तथा शिवरी नारायण धन्य है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम कहें तो यहाँ के तीर्थ स्थलों में राजिम व शिवरी नारायण अत्यंत पुनीत स्थान है, जहाँ भगवान राम का आगमन व स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। तो इसको हम कहेंगे तो यहाँ हो जाएगा इस वाली लाइन के लिए, महानदी के तट पर स्थापित इन दोनों तीर्थ स्थलों की धर्म कथाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं और ये स्थल रमणीक व लोगों के मन को आनंद प्रदान करने वाली हैं। कह रहे महानदी तट सतत मतलब महानदी के जो तट हैं वे सतत या फिर हमेशा से कहते आ रहे हैं, या फिर महानदी के तट पर यही सभी तीर्थ स्थल मौजूद हैं। तो धर्म कथाएं यहीं से प्रसिद्ध हो रही हैं। तो ये स्थल लोगों के लिए रमणीक व लोगों के मन को आनंद प्रदान करने वाली हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इन दोनों अगर इन चार पंक्तियों का हम अर्थ लिखते हैं तो इसका संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग में आप लिख सकते हैं, उक्त पद्यांश में छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा एवं प्राचीन मंदिरों का वर्णन किया गया है। और व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि कहते हैं कि यहाँ रतनपुर छत्तीसगढ़ का गौरव व्यक्त करता है, मलार छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्धि का गान करता है, गल्हा पहाड़ विकास और पतन का साक्षी बनकर अटल खड़ा हुआ है। यहाँ के तीर्थ स्थलों में राजिम व शिवरी नारायण अत्यंत पुनीत स्थान है, जहाँ भगवान राम का आगमन व स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। महानदी के तट पर स्थापित इन दोनों तीर्थ स्थलों की धर्म कथाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं और ये स्थल रमणीक व लोगों के मन को आनंद प्रदान करने वाली
हैं। अगर आप विशेष लिखना चाहें तो विशेष में लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ की गौरव रतनपुर मलार का वर्णन सत्य है। दूसरा, प्राचीन तीर्थ स्थलों का महत्व वर्णित है। अब आगे के पंक्तियों को हम ध्यान से देखते हैं। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय। इन पंक्तियों का अर्थ ये हो जाएगा कि प्रकृति ने यहाँ पे क्या खेल खेला है, बहुत ही कमनीय है प्रकृति का खेल। यहाँ वन संपदा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अर्थात यह वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार, मतलब यहाँ की भूमि के अंदर कोयले और लोहे का भंडार भरा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोयले के बहुत सारे खदान हैं और कोयले का भंडार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और कई क्षेत्रों में लोहे के भी अयस्क बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। भूमि के अंदर से लोहा भी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है, जैसे भिलाई क्षेत्र हो गया या फिर हमारे इधर रायगढ़ क्षेत्र हो गया, तो इधर कोयले लोहे के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष आज भी पाते हैं सम्मान। तो इसका अगर अर्थ हम समझें तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ के अनेक साहित्य लिखे गए हैं। यहाँ का है सुंदर साहित्य, यहाँ के अनेक साहित्य लिखे गए हैं। हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, मतलब इस क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी कीर्ति, छत्तीसगढ़ की पहचान देश विदेश में बनाई है। कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष आज भी पाते हैं सम्मान, एवं उनकी कीर्ति पूरे विश्व में इस प्रकार व्याप्त है कि वे आज भी सम्मान पाते हैं। साहित्यकारों को अनेक सम्मान से नवाजा जाता है या फिर नवाजा गया है। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ, कवि आगे कहते हैं कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अपितु यहाँ सतत विकास पथ पर बढ़ते हुए उन्नति शिखर पर स्थापित हो रहा है, अग्रसर है उन्नति की ओर है। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ है, कौन कहता है छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ राज्य है या फिर पिछड़ा हुआ है, तो यह तो हमेशा से उन्नति की ओर या फिर विकास की ओर अग्रसर है। कटोरा यही धान का कलित, अर्थात यह धान का कटोरा कहलाता है। सभी देश यहाँ से अन्न प्राप्ति के लिए इसकी कृपा का रास्ता देखते हैं ताकि सबको अन्न मिल जाए। चाहते सभी कृपादृग कोर, मतलब यहाँ की कृपा का रास्ता देखने वाले सभी यही चाहते हैं कि यहाँ से अन्न प्राप्त हो जाए, क्योंकि यह धान का कटोरा कहा जाता है। तो अगर आप इसका संदर्भ प्रसंग लिखें तो संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग में यहाँ पे आ जाएगा। कवि ने छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा एवं अन्नदाता का रूप व्यक्त किया है। और इससे पहले वाले जो हमने प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय वाला लाइन पढ़ा था, उसके बारे में अगर आप उसका प्रसंग लिखें तो उसमें आप लिख सकते हैं कि कवि ने छत्तीसगढ़ की वन्य एवं खनिज संपदा का वर्णन किया है, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ का है सुंदर साहित्य से लेकर कृपादिकोर तक के आप संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखेंगे तो व्याख्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। गुप्ता जी कहते हैं कि यहाँ के अनेक साहित्य लिखे गए एवं इस क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी कीर्ति से छत्तीसगढ़ की पहचान देश विदेश में बनाई है। यहाँ के साहित्यकारों को अनेक सम्मान से नवाजा गया है। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है, अपितु यह छत्तीसगढ़ सतत विकास के पथ पर या फिर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ आ रहा है।
यह धान का कटोरा कहलाता है, इसीलिए सभी देश यहाँ से अन्न प्राप्ति के लिए इसकी कृपा का रास्ता देखते रहते हैं ताकि सबको अन्न मिल जाए। विशेष में लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा गया है। साहित्यिक महत्व का सुंदर चित्रण है। आगे की पंक्तियां हैं। नहीं यह कभी किसी से न्यून अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पवन भूमि अन्न उपजाति विविध प्रकार। नहीं यह कभी किसी से न्यून, न्यून मतलब छोटा या फिर कम, कभी भी यह किसी और से कम या फिर छोटा नहीं रहा है। अन्न दे करता है उपकार, यह हमेशा से लोगों को अन्न प्रदान करके उपकार करते आया है। उर्वरा इसकी पावन भूमि, इसकी भूमि बहुत ही उपजाऊ है। अन्न उपजाति विविध प्रकार, यहाँ की भूमि विभिन्न प्रकार के अन्न उपजाने में सक्षम है। यहाँ की भूमि में अनेक प्रकार के फसल उगते हैं। यहाँ की भूमि अत्यंत ही उपजाऊ है, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। ईश से विनय यही करबद्ध, तो भगवान, ईश मतलब भगवान या फिर ईश्वर, विनय मतलब विनती प्रार्थना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ भगवान से, प्रगति पथ पर होवे गतिमान, कि छत्तीसगढ़ हमारा हमेशा प्रगति के पथ पर गतिमान या फिर आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम, तो हमारा छत्तीसगढ़ लोगों को सुख व शांति प्रदान करने वाला है। करें सादर इसका गुणगान, कवि लोगों से आह्वान करते हैं कि आइए ऐसे सुख प्रदान करने वाले छत्तीसगढ़ के गुणों का मिलकर गुणगान करें। तो अगर हम इन 4 पंक्तियों के संदर्भ प्रसंग अर्थ समझें तो संदर्भ तो आप वही लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री लखनलाल गुप्ता जी हैं, ऐसा आप लिखेंगे। प्रसंग में आप लिख लेंगे, इस पद्यांश में छत्तीसगढ़ की उर्वरा शक्ति का वर्णन किया गया है। और जब इसके व्याख्या लिखेंगे तो व्याख्या में आप लिख सकते हैं, कवि गुप्ता जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ कभी भी किसी से कम नहीं रहा है। यहाँ से पूरे भारत के लोगों को अन्न प्रदान किया जाता रहा है, जिसका सभी उपकार मानते हैं। यहाँ की पवित्र भूमि इतनी उपजाऊ है कि विभिन्न प्रकार के अन्न, धान, अलहन, दलहन, तिलहन आदि पैदा करने के लिए इसकी अलग पहचान बनी है। कवि कहते हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यह छत्तीसगढ़ अपनी तमाम विशेषताओं के साथ सदैव विकास का रास्ता तय करता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ लोगों को सुख व शांति प्रदान करने वाला है। कवि लोगों से आह्वान करते हैं कि आइए ऐसे सुख प्रदान करने वाले छत्तीसगढ़ के गुणों का मिलकर गुणगान करें। करबद्ध अर्थात होता है हाथ जोड़कर, ठीक है। गतिमान मतलब आगे की ओर अग्रसर होते रहना, प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना कहा गया है। अगर आप इसके विशेष लिखें तो विशेष में आप लिख सकते हैं, पावन भूमि का अन्नदाता रूप चित्रित किया गया है। सुखधाम छत्तीसगढ़ का वर्णन अद्वितीय है, ऐसा आप लिख सकते हैं विशेष में। तो इस कविता का भावार्थ यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे आने वाले वीडियोस बनाने के लिए भी प्रेरणा मिलती रहे और मैं और अधिक ऊर्जा के साथ आप सभी के लिए इसी प्रकार से वीडियोस बनाकर प्रस्तुत करते रहूं। धन्यवाद।